सेंट में फिजिक्स साइंस। चलिए चलते हैं, पार्ट नंबर 1 चलते हैं। चलिए भौतिकी के बारे में जानेंगे क्या है। भौतिकी क्या है, कहता है कि मात्रक किसी राशि के मापन के निर्देशक मानक कोई मात्रक कहते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक को अंग्रेजी में बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट और व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं ड्राइव यूनिट। एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 है, जिसे नीचे सारणी में दिया गया है, जैसे कि लंबाई के मीटर, द्रव्यमान केजी, समय के सेकंड, ताप केल्विन, विद्युत धारा के एम्पेयर, ज्योति तीव्रता कैंडेला और पदार्थ परिणाम का मोल। एसआई के पूरक मूल मात्रक समतल कोण का रेडियन, घन कोण या ठोस कोण का स्टेरेडियन हो जाएगा आपका। चलिए चलते हैं आगे। है एसआई के कुछ पुराने मात्रक के नए नाम और संकेत हैं, जैसे कि ताप को पुराना था आपका डिग्री सेंटीग्रेड, नया है डिग्री सेल्सियस। आवृत्तिक पुराना था कंपन प्रति सेकेंड, पुराना है नया है हर्ट्ज। ज्योति तीव्रता पुराना था कैंडल शक्ति, नया है कैंडला। आगे चलते हैं, वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक। बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, अर्थात प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर या 9.46 × 12 किलोमीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 × 16 मीटर। आगे चलते हैं, बल्कि सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन होता है, एसआई में न्यूटन होता है। एक डाइन बराबर होता है 10⁻⁻5 न्यूटन और 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁻5 डाइन। आगे चलते हैं, कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग है, एसआई में जूल है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग और 1 अर्ग बराबर हो जाएगा आपका 10⁻7 जूल। अब चलते हैं 10 के विभिन्न घातों को। देखिए पहले पॉजिटिव वाला पढ़ेंगे। 10 के विभिन्न घात पॉजिटिव, 10⁻18 हेक्सा, 10⁻15 पेटा, 10⁻12 टेरा, 10⁻9 गीगा, 10⁻6 मेगा, 10⁻3 किलो, 10⁻2 हेक्टो, 10⁻1 डेका। फिर माइनस वाला चलेंगे, 10⁻−18 एट्टो, 10⁻−15 पेट्टो, फेमटो, 10⁻−15 5 पिको, 10⁻−12 पिको, 10⁻−9 नैनो, 10⁻−6 माइक्रो, 10⁻−3 मिली, 10⁻−2 सेंटी, 10⁻−1 डेसी। आगे चलते हैं गति यानी कि मोशन के बारे में जानेंगे। गति क्या है, जैसे कि गति में आपका है अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी। वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है, अदिश राशि कहलाता है, जैसे कि द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा आदि। विद्युत धारा, ताप, दाब ये सभी अदिश राशि हैं। सदिश राशि वैसी भौतिक राशि जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी निश्चित होता है, जो योग के निश्चित नियम का अनुसरण करता है, अनुसार जोड़ी होती है, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जैसे कि वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ट्वार्क, बलाघूर्ण, प्लावकता ये सभी आ जाएगा आपका। कहता है कि दूरी किसी दिए गए समय अंतराल को वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। या एक दूरी जो है कि आपका क्या है, अदिश राशि है, या सदैव धनात्मक होता है। दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है। दूरी क्या होता है, अदिश राशि होता है दूरी। आगे चलते हैं, आगे है आपका विस्थापन क्या है। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच लंबवत या न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह जो तन सदिश राशि होता है, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है। आगे चलते हैं, चाल किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, यह एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। वेग किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। त्वरण किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि, इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होगा, जिसे मंदन कहते हैं। प्रक्षेप गति क्या है, जब कोई पिंड ऐसे नियत त्वरण के अंतर्गत गति करता है जिसकी दिशा पिंड के वेग की दिशा से भिन्न होती है, तो पिंड के वेग का परिणाम एवं दिशा दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं। इसके कारण जो है पिंड एक समतल में वक्र पर पथ पर जो था आपका गति करता है। इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं और वक्र पथ को प्रक्षेप पत्र कहते हैं, प्रक्षेप पथ। आगे है आपका प्रक्षेप पत्र जो होता है ना, प्रक्षेप पथ जो होता है सदैव परवलयाकार होता है, परवल के आकार का होता है। धनुष से छूटी हुई बाण, हवाई जहाज से गिराया गया बम और तोप से छोड़ा गया गोला आदि का मार्ग होता है परवलयाकार होता है। ये सभी प्रक्षेप गति के उदाहरण हैं। आगे चलते हैं,
आगे प्रक्षेप गति एक द्विविमीय गति अर्थात एक समतल में गति है। प्रक्षेप को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए उससे जो है क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर जो है ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाना चाहिए। प्रक्षेप कोण थीटा एवं 90 माइनस थीटा दोनों के लिए प्रक्षेप परास समान होता है। प्रक्षेप पथ के उत्तम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। प्रक्षेप गति जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। यदि यह एक समान चाल से गति करती है तो इस गति को हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। आगे वृत्तीय गति हो गया। अब आगे आपका वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है और घूमने के समय डोरी टूट जाने पर पत्थर स्पर्श रेखांकित उड़ जाता है। कोणीय वेग वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा एक सेकेंड में जितना कोण घूमता है उससे उस कण को हम कोणीय वेग कहते हैं। इसे प्रायः ओमेगा से प्रकट किया जाता है। ओमेगा बराबर थीटा बटे टी होता है। यदि एक कण एक सेकेंड में n चक्कर लगाता है तो ओमेगा बराबर 2 पाई n हो जाएगा। यानी कि क्योंकि n चक्कर में कण 2 पाई यानी कि 360 डिग्री रेडियन जो आपका घूम जाती है। अब यदि वृत्ताकार मार्ग की लंबा त्रिज्या r हो और कोण एक सेकेंड में n चक्कर लगाता हो तो उसके द्वारा एक सेकेंड में चली गई दूरी बराबर वृत्त की परिधि गुने n बराबर 2 पाई आर एन, यही उसकी रेखीय चाल होगी। अर्थात v बराबर 2 पाई आर एन, v बराबर 2 पाई एन गुने आर मतलब ओमेगा बराबर ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा बराबर 2 पाई एन। रेखीय चाल बराबर कोणीय चाल गुने त्रिज्या। पाई के मान की गणना सबसे पहले आर्यभट्ट ने की थी। न्यूटन का गति नियम क्या है? भौतिकी के पिता न्यूटन ने सन 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। न्यूटन का प्रथम गति नियम, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगा। यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रहे हो तो वह वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न कर दे। आगे प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे है कि बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। बल की परिभाषा, बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रक न्यूटन होता है। जड़त्व के कुछ उदाहरण, ठहरे हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। चलती हुई मोटर के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। कंबल को हाथ से पकड़ करके डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर पड़ते हैं। आगे चलते हैं। आगे की संवेग, किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग बराबर होता है वेग गुणे द्रव्यमान। यह एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक होता है कि kg मतलब मात्रक kg मीटर पर सेकेंड होता है। न्यूटन का दूसरा का गति नियम क्या है? किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। वह संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होती है। अब यदि आरोपित बल F बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण a हो एवं वस्तु का द्रव्यमान m हो तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से F बराबर m है, अर्थात न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। प्रथम नियम दूसरा नियम का ही अंग है। आगे चलते हैं। न्यूटन का तृतीय गति नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना और रॉकेट को उड़ने में। आगे संवेग संरक्षण के सिद्धांत, यदि कण के किसी समूह या निकाय पर कोई बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले टक्कर के बाद संवेग बराबर होता है। आवेग, जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए काम करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल बराबर संवेग परिवर्तन। आगे आवेग जो है एक सदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन सेकेंड तथा इसकी दिशा वही होती है जो बल की होती है। आप कहता है अभिकेंद्रीय बल, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर काम करता है। इस बल को ही मतलब अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। यदि कोई m द्रव्यमान की पिंड भी चाल से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा तो उस पर कार्यकारिणी वृत्त के केंद्र की ओर अभिकेंद्रीय आवश्यक अभिकेंद्रीय बल F बराबर mv²/r हो जाती है। अपकेंद्रीय बल क्या? अपकेंद्रीय बल जड़त्वीय फ्रेम यानी कि नॉन इंटरनल फ्रेम में न्यूटन के
नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता है। ये छद्म बल होते हैं या जड़त्वीय बल होते हैं। अपकेंद्रीय बल एक ऐसी जड़त्वीय बल या छद्म बल है। इसकी दिशा इसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करती है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे है आपका वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाले अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि मौत के कुएं में कुएं की दीवार, मोटरसाइकिल पर अंदर की ओर क्रिया बल लगती है जबकि बाहर की ओर कार्य करता है। कभी कभी बाहर की ओर कार्य करने वाले इस प्रतिक्रिया बल को भ्रमवश अपकेंद्रीय बल कह दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। आगे चलते हैं। आपका है बलाघूर्ण क्या है। कहता है कि बल द्वारा एक पिंड को एक दिशा मतलब एक अक्ष के परिता घूमने की प्रवृत्ति को बलाघूर्ण कहते हैं। किसी अक्ष के परिता एक बल का बलाघूर्ण उस बल के परिणाम तथा अक्ष के बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होती है। अर्थात आप कह सकते हैं कि बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क बराबर होता है बल गुणे आघूर्ण यानी कि भुजा। यह एक सदिश राशि है। बलाघूर्ण एक सदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। आगे चलते हैं। सरल मशीन या बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करती है। सरल मशीन एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगा करके किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जाता है। जैसे उत्तोलक, घिरनी, अनंत तल, स्क्रू, जैक आदि। उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर सफलतापूर्वक घूम सकती है। उत्तोलक के 3 बिंदु होते हैं, आलम, आयास और भार। आलम कहता है कि निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रतापूर्वक घूमती है, उसे आलम कहते हैं। आयास, उत्तोलक को उसके उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है आयास कहते हैं। भार यानी कि लोड, उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है अर्थात रुकावट हटाई जाती है, उसे भार कहते हैं। उत्तोलक के प्रकार, उत्तोलक के 3 प्रकार होते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, इस वर्ग के उत्तोलकों में आलम एफ, आयास ई तथा भार डब्लू के बीच में हो जाता है। आलम एफ जो होता है ई और डब्लू के बीच में होता है। इस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक, 1 के बराबर तथा 1 से कम हो सकता है। इसके कारण जो इसके उदाहरण है कैंची, पिला, सिरासी, कील उखाड़ने की मशीन, शीश झूला, साइकिल का ब्रेक, हेड पंप आदि। ठीक, अब आगे आपका द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। इस वर्ग के उत्तोलकों में आलम एफ, आयास ई तथा आयास ई के बीच में भार डब्लू हो जाता है, यानी कि एफ और ई के बीच में डब्लू हो जाता है द्वितीयक श्रेणी में। इस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है। इसके उदाहरण सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए की कूड़ा धोने वाली गाड़ी। अब आगे आपका तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। इस वर्ग के उत्तोलकों में आलम एफ, भार डब्लू के बीच में आयास ई होता है। इसका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। उदाहरण के लिए चिमटा, मनुष्य का हाथ। गुरुत्वीय केंद्र क्या है। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार काम करता है, चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए। वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र के ठीक नीचे की ओर काम करता है। अतः गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर ऊपरमुखी बल लगा करके हम वस्तु को संतुलित रख सकते हैं। संतुलन के प्रकार। संतुलन के 3 प्रकार होते हैं, अस्थायी, अस्थायी और उदासीन। अस्थायी संतुलन, यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन की अवस्था से थोड़ा विस्थापित किया जाए और बल हटाते ही पुनः वह पूर्ण स्थिति में आ जाए तो ऐसी संतुलन को अस्थायी संतुलन कहते हैं। अस्थायी संतुलन, यदि किसी वस्तु को उसकी तुलनात्मक अवस्था से थोड़ा विस्थापित करके छोड़ने पर वह पुनः संतुलन की अवस्था में न आए तो इसे हम अस्थायी संतुलन कहते हैं। उदासीन संतुलन, यदि वस्तु को संतुलन की स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करने पर उसका गुरुत्व केंद्र जी उसी ऊंचाई पर बना रहता है तथा छोड़ देने पर वस्तु अपनी नई स्थिति में संतुलित हो जाती है तो उसका संतुलन संतुलन उदासीन कहलाता है। अस्थायी संतुलन की शर्त। किसी वस्तु के अस्थायी संतुलन के लिए 2 शर्त पूरा होना आवश्यक है। वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिक से अधिक होना चाहिए। गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के केंद्र से गुजरनी चाहिए। आगे है आपका कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति क्या है। कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक जो होता है आपका जूल होता है। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। यदि बल F तथा विस्थापन S के बीच थीटा कोण बनता हो तो W बराबर FS cos थीटा होगा। ऊर्जा, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है।
इसका SI मात्रक जूल होता है। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। ये जो दो प्रकार के होते हैं, गतिज एवं स्थितिज। गतिज ऊर्जा, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसी को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा किनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, जब किसी वस्तु में उसे विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा। गुरुत्वीय बल के विरुद्ध संचित स्थिति ऊर्जा का व्यंजक पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। आगे है कि जहाँ m बराबर द्रव्यमान, g बराबर गुरुत्वाकर्षण तुरंत, h बराबर ऊंचाई। बता कि ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है तब ठीक उतना ही ऊर्जा अन्य रूपों में प्रकट होती है, अर्थात विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिणाम स्थिर रहता है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। ऊर्जा रूपांतरण करने वाले कुछ उपकरण जैसे कि डायनेमो यांत्रिक को विद्युत में, मोमबत्ती रासायनिक को प्रकाश एवं ऊष्मा में, माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत में, लाउड स्पीकर विद्युत को ध्वनि में, सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, और विद्युत मोटर विद्युत को यांत्रिक में, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊष्मा ऊर्जा में, विद्युत सेल रासायनिक को विद्युत में, सितार यांत्रिक को ध्वनि में। संवेग एवं गति में संबंध किनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m। p बराबर होता है mv संवेग, अर्थात वेग को दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। आगे चलते हैं। शक्ति यानी पावर क्या है? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य t समय में किया जाता है तो कर्ता की शक्ति W/t होगी। शक्ति का SI मात्रक वाट होता है, जिसे हम जेम्स वाट के संबंध में रखा गया था। शक्ति बराबर कार्य t समय यानी कि जूल पर सेकेंड, या वाट बराबर 10⁻7 अर्घ सेकेंड होता है, या 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, या 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वाट होता है। शक्ति की एक और मात्रक अशुभ शक्ति है। अशुभ शक्ति इकाई है जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। एक अशुभ शक्ति बराबर 746 वाट या 550 कहते हैं 746 × 10⁻7 अर्घ या सेकेंड। 1 किलोवाट बराबर 1000/746 यानी कि 1.34 HP। वाट सेकेंड क्या है? 1 वाट सेकेंड बराबर होता है 1 जूल। कहते हैं कि 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट या 3.6 जूल। मेगावाट किलोवाट और किलोवाट मेगावाट शक्ति के मात्रक हैं। वाट सेकेंड वाट घंटा किलोवाट घंटा ऊर्जा के मात्रक है। अब आगे आपका गुरुत्वाकर्षण। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के बरखे के बीच होता है। माना दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 m2 है एक दूसरे से बरकरार दूरी पर स्थित है तो न्यूटन के नियम के अनुसार उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल F बराबर g × m1 m2 बटे बरकरार स्क्वायर, अर्थात g एक नियतांक है। g का मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का प्रायोगिक मान सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने 1788 में दिया था। गुरुत्व क्या है? ग्रेविटी। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल काम करता है। यदि इनमें से एक पिंड पृथ्वी हो तो इस आकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं, अर्थात गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिसे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचता है। इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होती है उसे गुरुत्वाजनित त्वरण कहते हैं, जिसका मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वजनित त्वरण छोटका जी वस्तु के रूप आकार द्रव्यमान पर आदि पर निर्भर नहीं करता है। जी के मान में परिवर्तन कहता है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घट जाता है। छोटका जी का मान पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान महत्तम होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है और पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने से जी का मान घट जाता है, कम हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने से जी का मान बढ़ जाता है। आगे चलते हैं। यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमना लगे तो भूमध्य रेखा पर रखे वस्तु का भार शून्य हो जाएगा।
यानी वहाँ भारीनता की स्थिति हो जाएगी, लेकिन ध्रुव पर जी का मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में दिन की अवधि 24 घंटे से घट करके 84 मिनट की हो जाएगी। आगे कहता है कि यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो जी के मान में ध्रुव को छोड़ करके शेष सभी स्थानों पर वृद्धि हो जाएगी। अब आगे लिफ्ट में पिंड का भार यानी कि वेट ऑफ ए बॉडी इन लाइफ लिफ्ट। कहता है कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ जाता है। जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड में के भार में कोई परिवर्तन नहीं प्रतीत होता है। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार शून्य हो जाता है। यही भारहीनता की स्थिति है। यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसी फर्श से उठकर छत से जा लगेगी। अब कहता है कि ग्रहों की गति से संबंधित केपलर का नियम। कहता है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है, ठीक, तथा सूर्य ग्रह की कक्षा में एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है। प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। इसका प्रभाव यह होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है, जब दूर होता है तो उसका वेग कम हो जाता है। आगे चलते हैं, सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल टी कहते हैं। परिक्रमण काल का वर्ग टी स्क्वायर ग्रह की सूर्य की औसत दूरी आर के घन आर क्यूब के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि समानुपाती होता है। टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यूब, अर्थात सूर्य से अधिक दूरी के ग्रह का परिक्रमण काल भी अधिक होता है। उदाहरण के लिए सूर्य से निकटतम ग्रह बुध का परिक्रमण काल 88 दिन का, जबकि दूरस्थ ग्रह वरुण का परिक्रमण काल 165 वर्ष का होता है। IAU ने यम को ग्रह की श्रेणी से निकाल कर दिया, इसलिए अब दूरस्थ ग्रह वरुण है। उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं, जैसे चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। कहता कि उपग्रह का कक्षीय चाल क्या है? उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। उपग्रह पृथ्वी तल से जितना अधिक दूर होगा उतना ही उसकी चाल कम होगी। उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। एक ही त्रिज्या के कक्षा में विभिन्न द्रव्यमानों के उपग्रह की चाल समान होगी। पृथ्वी तल से अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग 8 किलोमीटर पर सेकेंड होगी। उपग्रह का परिक्रमण काल। कहता है उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं। अतः परिक्रमण काल बराबर होता है कक्षा की परिधि बटे कक्षा की चाल। आगे चलते हैं। आगे है उपग्रह का परिक्रमण काल भी केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है, और उपग्रह जितना अधिक दूर पर होता है उसे उतना ही उसका अधिक उतना परिक्रमण काल होता है। कहता है कि उपग्रह का परिक्रमण काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल 1 घंटा 24 मिनट का होता है, 84 मिनट का होता है। भूअस्थायी उपग्रह ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के कक्ष के लंबवत तल से पश्चिम की पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है तथा जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल 24 घंटे के बराबर होता है, भूअस्थायी उपग्रह कहलाता है। ठीक, यह उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का परिक्रमण करता है। भूतुल्यकालिक उपग्रह क्या है? कहता है कि भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले आर्थर सी क्लार्क ने व्यक्त किया था। कहता है पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाती है, पृथ्वी पर वापस नहीं आता। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड अर्थात पृथ्वी तल से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड या इससे अधिक वेग से ऊपर किसी भी दिशा में फेंक दिया जाए तो वस्तु फिर पृथ्वी तल पर वापस नहीं आएगा। उपग्रह के लिए कक्षीय वेग v0 बराबर √gr तथा पृथ्वी तल से पलायन वेग v बराबर √2gr अतः √v0 अर्थात पलायन वेग कक्षीय वेग के रूट दुगुना होता है। इसलिए यदि किसी उपग्रह का कक्षीय वेग दुगुना अर्थात 41% बढ़ा दिया जाए तो उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगी। अब आगे आपका है दाब यानी कि प्रेशर। दाब किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को है दाब कहते हैं। दाब बराबर होता है P/A यानी कि पृष्ठ के बल बटे क्षेत्रफल बोल दीजिए। आगे है दाब का ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है जिसे पास्कल भी कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। वायुमंडलीय दाब यानी कि
एटमॉस्फेयर प्रेशर। सामान्यतः वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है जो पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के द्वारा 0 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र पर लगाया जाता है। यह 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काठ वाले पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के भार के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक बार होता है। 1 बार बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। वायुमंडलीय दाब 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर अर्थात 1 बार के बराबर होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिसके कारण पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। कहता है कि वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से वायुयान में जो है बैठे यात्री फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है, इसी कारण वायुमंडलीय दाब की कमी के कारण। आगे चलते हैं। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। इसकी सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान भी लगाया जाता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। आगे चलते हैं। आगे द्रव्य दाब। कहता है द्रव के अणुओं द्वारा बर्तन की दीवार अथवा तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम द्रव का दाब कहते हैं। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव के कारण द्रव की सतह से उस बिंदु की गहराई यानी कि उच्च गहराई h और द्रव के घनत्व d तथा गुरुत्वीय त्वरण g के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात कह सकते हैं P बराबर h/dg। आगे चलते हैं। द्रवों में दाब का नियम क्या है। कहता है कि स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। कहता है कि क्या होता है, समान होता है ना। कहता है कि स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होती है। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होती है। किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व अधिक होने पर दाब भी अधिक होता है। अब आगे है द्रव दाब संबंधी पास्कल का नियम। पास्कल के नियम का प्रथम कथन। यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होगा। पास्कल के नियम का दूसरा का गति नियम। किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिणाम को में संचारित कर दिया जाता है। पास्कल के नियम पर आधारित कुछ यंत्र जैसे कि हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट। आगे चलते हैं। द्रव का दाब उस पात्र के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है जिसमें द्रव रखा जाता है। आप कहता है गलनांक एवं क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मल्टीपल पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। गलनांक पर प्रभाव क्या पड़ता है। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, कहता है गलनांक पर प्रभाव। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ने पर उसका गलनांक भी बढ़ जाता है, जैसे मोम, घी आदि। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घटता है, दाब बढ़ने पर उसका गलनांक भी कम हो जाता है, जैसे कि बर्फ। क्वथनांक पर प्रभाव। सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ने से बढ़ जाता है। अब आगे उत्प्लावन क्या है। प्लावन क्या है। उत्प्लावन बल द्रव का वह गुण है जिसके कारण वस्तु पर द्रव की ओर एक बल लगाता है, उसे उत्क्षेप या उत्प्लावन बल कहते हैं। तनि पढ़ लात बुधो। ठीक। यह बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, जिस भले सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ने से बढ़ जाता है। आप कहता है कि उत्प्लावन क्या है। उत्प्लावन बल द्रव का हो गया, यह गया है आपका उत्प्लावन केंद्र कहते हैं ना। आगे है कि इसका अध्ययन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने किया था। उत्प्लावन बल द्रव में उत्प्लावन बल कहता है कि उत्प्लावन बल द्रव में डूबी पिंड के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। पिंड जब द्रव में पूर्णतः डूब जाती है तो उत्प्लावन बल का मान अधिक हो जाता है। उत्प्लावन बल का मान ठोस वस्तु की प्रकृति पर एवं भार पर निर्भर नहीं करता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भीतर बराबर होता है। अब आगे उत्प्लावन का नियम क्या है। संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करता है।
ठोस का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होनी चाहिए। आगे चलते हैं। आगे है आपका द्रव मतलब डेंसिटी घनत्व। कहता है कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। इसका SI मात्रक केजी प्रति मीटर होता है, केजी पर मीटर। आपेक्षिक घनत्व कहता है कि या विशिष्ट गुरुत्व, आपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व। आपेक्षिक घनत्व बराबर वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री पर पानी का घनत्व। कहता है कि जल का महत्तम घनत्व 4 डिग्री सी पर यानी कि 39.2 फ़ारेनहाइट पर होता है। आपेक्षिक घनत्व का अनुपात है। कहता है आपेक्षिक घनत्व एक अनुपात है। क्या एक अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता। मात्रक की सभी प्रणालियों में इसका मान समान होता है। आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। सामान्य जल की अपेक्षा समुद्र जल का घनत्व अधिक होता है, इसलिए उसमें तैरना आसान होता है। जब बर्फ़ समुद्र के पानी में तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग जो होता है पानी के ऊपर रहता है। किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बल तैर रही है। जब बर्फ़ पूरी तरह पिघल जाएगी तो पात्र में पानी का तल बढ़ता नहीं है, पहले के समान ही रहता है। नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व के अधिक होता है, इसलिए नमक के घोल में अंडा डूब जाता है। दूध की शुद्धता दुग्ध मीटर यानी कि दुग्ध मापी यानी कि इलेक्ट्रोमीटर से मापी जाती है। मित केंद्र क्या है, तैरती हुई वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के गुरुत्व केंद्र को उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। उत्प्लावन केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा जिस बिंदु पर वस्तु के गुरुत्व केंद्र से जाने वाली प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर रेखा को काटती है उसे मित केंद्र कहते हैं। अब आगे तैरने वाली वस्तु के अस्थायी संतुलन के लिए शर्त। मित केंद्र गुरुत्व केंद्र के ऊपर होनी चाहिए। वस्तु का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र अर्थात उत्प्लावन केंद्र दोनों को एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए। अब आगे पृष्ठ तनाव। ससंजक बल क्या है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। ठोसों में ससंजक बल का मान अधिक होता है। कहता है फलस्वरूप उनका आकार निश्चित होते हैं। गैसों में ससंजक बल का मान नगण्य होता है। असंजक बल दो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ही असंजक बल कहते हैं। असंजक बल के कारण ही एक वस्तु दूसरे वस्तु में चिपक जाते हैं। ठीक। अब है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने वाली प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण उसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहती है। इसे ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत काम करता है। यदि रेखा की लंबाई L तथा बल F कार्य करता हो तो पृष्ठ तनाव बराबर T बराबर F/L होगा। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। आगे चलते हैं। द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने के लिए किया गया कार्य द्रव के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। इसके अनुसार पृष्ठ तनाव का SI मात्रक जूल प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक। द्रव का ताप बढ़ने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और क्रांतिक ताप जो होता है आपका शून्य हो जाता है। अब आगे है कि घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। आगे चलते हैं। केश नली यानी कि केशिकत क्या है। केश नली कहता है कि ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है केश नली कहलाती है। केश नली में द्रव के ऊपर उठने या नीचे दबने की घटना को केशिकत कहते हैं। द्रव के केश नली में ऊपर चढ़ने अथवा नीचे गिरने का कारण द्रव का पृष्ठ तनाव है। किसी सीमा तक द्रव के केश नली में चढ़ता या उतरता है या केश नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। संकीर्ण नली में द्रव का चढ़ाव अधिक और चौड़ी में कम होता है। आगे सामान्यतः जो द्रव कांच को भिगोता है वह केश नली के ऊपर चढ़ जाता है और जो कांच को नहीं भिगोता है वह नीचे दब जाता है। जैसे जब केश नली को पानी में डुबाया जाता है तो पानी ऊपर चढ़ जाता है और पानी का सतह केश नली के अंदर धंसा हुआ रहता है। ठीक। इसके लिए मतलब स्पर्श कोण होता है न्यून कोण। इसके विपरीत जब केश नली को पारे में डुबाया जाता है तो पारा केश नली के बर्तन में रखे पारे के सतह से नीचे ही रहता है और केश नली में पारा की सतह उभरा हुआ प्रतीत रहता है। इसके लिए स्पर्श कोण का मान अधिक कोण होता है। अब आगे केशिकत का उदाहरण। प्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेती है क्योंकि उनमें बने छोटे छोटे छिद्र केश नली की तरह काम करती है। अब आगे लालटेन या लैंप की बत्ती में केशिकत के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है।
पेड़ पौधे की शाखाओं, तनों तथा पत्तियों जल तक जल और आवश्यक लवण केशिकत क्रिया के द्वारा ही पहुँचते हैं। कृत्रिम उपग्रह के अंदर भारहीनता की अवस्था। यदि किस नली को जल में खड़ा किया जाए तो नली में चढ़ने वाले जल जो है संभवतः प्रभावी भार शून्य होने के कारण जल नली के दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगी, चाहे किस नली कितनी भी लंबी क्यों ना हो। वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई कर देते हैं ताकि मिट्टी में बनी किस नलियाँ टूट जाए और पानी ऊपर ना आ सके और वह मिट्टी में नमी बने रहे। पेन का नींव नीचे में चिरा रहता है जिसमें छोटी सी बारीक किसनली बन जाती है। किसनली द्वारा स्याही नींव की नोक तक मतलब चढ़ जाती है। आगे आपका केशिकत की क्रिया के कारण ही कॉफ़ी पाउडर जल में बहुत ही सिर मतलब घुल जाती है। अब आगे आपका पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर तैराई जा सकती है। साबुन, डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है, अतः वे मैल में गहराई तक चले जाते हैं जिससे कपड़ा ज़्यादा साफ होता है। साबुन के घोल के बुलबुले इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पानी पर मच्छर के लार्वे तैरते रहते हैं, परंतु पानी में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जैसे ही लार्वा पानी में डूबकर मर जाता है। कहता है कि गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गर्म द्रव का पृष्ठ तनाव जो है कम होता है, अतः वह जीव के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह से फैल जाती है। अब आ गया आपका श्यानता। श्यान बल किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनकी अपेक्षित गतियों को विरोध करने वाला घर्षण बल को हम श्यान बल कहते हैं। श्यानता होता है कि श्यानता कहता है एक तरल का वह गुण है जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के बीच अपेक्षित गति का विरोध होता है, श्यानता कहलाता है। आगे चलते हैं। आगे श्यानता केवल द्रव या गैसों का गुण होता है। द्रव में श्यानता अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बल के कारण होती है, गैस में ससंजक बल के कारण। आगे चलते हैं। गैस में श्यानता इसकी एक परत से दूसरी परत में अणुओं के स्थानांतरण के कारण होती है। गैसों में श्यानता द्रवों की तुलना में बहुत कम होती है। ठोसों में श्यानता नहीं होती है। ठीक, एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घट जाती है परंतु गैस की बढ़ जाती है। किसी तरल की श्यानता जो है आपका किसी तरल की श्यानता को श्यानता गुणांक द्वारा मापा जाता है। इसका ऐसा ही मात्रक डेकापोइज या पोलाइजली होता है या पास्कल सेकेंड होता है। इसे प्रायः नीटा से सूचित किया जाता है। सीमांत वेग, जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ जाता है किंतु कुछ समय बाद वह नियत वेग से गिरने लगती है। इस नियत वेग को ही वस्तु का सीमांत वेग कहते हैं। इस अवस्था में वस्तु का भार श्यान बल और उत्प्लवन बल के योग के बराबर होता है, अर्थात वस्तु पर कार्य करने वाले सभी बलों का योग शून्य हो जाता है। आगे चलते हैं। सीमांत वेग वस्तु की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती तथा उनके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात बड़ी वस्तु अधिक वेग से, छोटी वस्तु कम वेग से गिरती है। अब आगे का धारा रेखीय प्रवाह क्या है? द्रव का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है जिससे पहले वाले कण गुजरा था, धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। इसमें किसी नियत बिंदु पर प्रवाह की चाल व उसकी दिशा निश्चित बनी रहती है। क्रांतिक वेग, धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं, अर्थात धारा रेखीय प्रवाह की वह उच्च सीमा जिसके बाद द्रव का प्रवाह धारा रेखीय ना हो करके विक्षुब्ध हो जाए वह वेग क्रांतिक वेग कहलाता है। यदि द्रव प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है तो उसका प्रवाह उसकी श्यानता पर निर्भर करता है। यदि द्रव प्रवाह का वेग उसके क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो उसका प्रवाह मुख्यतः उसके घनत्व पर निर्भर करता है। जैसे ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा बहुत अधिक गाढ़ा होने पर भी तेजी से बढ़ता है क्योंकि उसका घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है और घनत्व ही उसके वेग का निर्धारण करता है। अब आगे आपका बर्नौली का प्रमेय। जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा जो होती है नियत होती है। इस प्रमेय पर आधारित वेंटुरी मीटर से नली में द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है। अब आगे का श्यानता प्रत्यास्था,
प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु जो है उस पर लगाए गए बल और बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है तथा जैसे ही बल हटा लिया जाता है वह अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है। प्रत्यास्थता की सीमा विरूपक बल के परिणाम की वह सीमा जिससे कम बल लगाने पर पदार्थ में प्रत्यास्थता का गुण बना रहता है तथा जिससे अधिक बल लगाने पर पदार्थ की प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो जाता है, प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है। अब आगे आपका विकृति किसी ताप पर विरूपक बल लगाने पर उसकी प्रारंभिक लंबाई बड़का एल में छोटका एल की वृद्धि हो जाता है, यानी कि छोटका एल बटे बड़का एल को विकृति कहते हैं। प्रतिबल प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को कहते हैं प्रतिबल। प्रत्यास्थता का यंग मापक क्या है? प्रतिबल और विकृति के अनुपात को तार के पदार्थ की प्रत्यास्थता का यंग मापक कहते हैं। हुक का नियम क्या है? हुक का नियम प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात आप कह सकते हैं प्रतिबल अनुक्रमानुपाती विकृति, यानी प्रतिबल बटे विकृति बराबर ई। ये एक नियतांक है प्रत्यास्थता गुणांक। आगे चलते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक की का मान विविध पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। इसका SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं। अब आगे आपका यंग का प्रत्यास्थता गुणांक। यदि विकृति अनुदैर्ध्य में हो तो प्रत्यास्थता गुणांक को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। कथा की लैम्ब्डा मतलब हो जाता है आपका अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। आगे चलते हैं। यदि विकृति आयतन में हो तो उसे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के कहते हैं। अपरूपक विकृति के लिए इसे दृढ़ता गुणांक कहते हैं। अब आगे की सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति कहता है कि एक निश्चित पथ पर गति करती हुई वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। दोलन गति क्या है? किसी पिंड की समस्थिति के इधर उधर गति करने को दोलन या कंपन गति कहते हैं। कहते हैं एक दोलन या एक कंपन दोलन करने वाले कण का अपनी समस्थिति के एक ओर जाना, फिर समस्थिति से दूसरी ओर जाना और पुनः समस्थिति में वापस लौटना एक दोलन या कंपन कहलाती है। आवर्तकाल कहता है कि एक दोलन पूरा करने के समय को आवर्तकाल कहते हैं। आवृत्ति कंपन करने वाली वस्तु एक सेकेंड में जितना कंपन करती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। इसका SI मात्रक हर्ट्ज जो होता है। अब आगे आपका यदि आवृत्ति n तथा आवर्तकाल t हो तो n बराबर 1/t होता है। सरल आवर्त गति यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में पर समान मध्यमान स्थिति के इधर उधर इस प्रकार की गति करे कि वस्तु का तुरंत मध्यमान स्थिति से वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती तथा त्वरण की दिशा मध्यमान स्थिति की ओर हो तो उसकी गति सरल आवर्त गति कहलाती है। अब आगे आपका है सरल आवर्त गति की विशेषताएं क्या है? कहता है कि सरल आवर्त गति की विशेषताएं क्या है उसके बारे में जान लेंगे। कहता है कि उस पर आरोपित कोई बल काम नहीं करता है, पहला। दूसरा का उसका तुरंत शून्य होता है और वेग अधिक होता है, गतिज ऊर्जा अधिक होती है और गतिज ऊर्जा स्थिति ऊर्जा शून्य के बराबर होती है। आगे चलते हैं। आगे सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदु उससे गुजरता है तो उसका त्वरण अधिकतम होता है, उस पर कार्यत करने वाला प्रत्यानयन बल अधिकतम होती है, गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, स्थिति ऊर्जा अधिक हो जाती है, वेग शून्य हो जाता है। सरल लोलक क्या है? यदि एक भारहीन व लंबाई में न बढ़ने वाली डोरी के निचले सिरे से पदार्थ के किसी गोल परंतु भारी कण को लटका करके डोरी को किसी दृढ़ आधार से लटका दें तो इस समायोजन को सरल लोलक कहते हैं। यदि लोलक को सम स्थिति से थोड़ा विस्थापित करके छोड़ दें तो इसकी गति सरल आवर्त गति होती है। सरल लोलक आवर्तकाल यानी कि t बराबर 2π√L/g, जहाँ L डोरी की प्रभावी लंबाई है, g गुरुत्वाकर्षण त्वरण है। निष्कर्ष t समानुपाती √L अर्थात लंबाई बढ़ने पर t भी बढ़ जाएगी। यही कारण है कि यदि कोई लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाएगा और प्रभावी लंबाई घट जाएगी, जिससे झूले का आवर्तकाल घट जाएगा, अर्थात झूला जल्दी जल्दी दोलन करने लगेगा। आगे चलते हैं। आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात झूलने वाली लड़की के बगल में कोई अगर लड़की आकर
बैठ जाए तो आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। टी समानुपाती √L/g, यानी किसी लोलक घड़ी की पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाया जाए तो घड़ी का आवर्तकाल बढ़ जाता है, अर्थात घड़ी सुस्त हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान कम हो जाता है। यदि लोलक घड़ियाँ को ऊपर ले जाया जाए तो भारहीनता के कारण g बराबर 0, अर्थात घड़ी का आवर्तकाल t अनंत हो जाएगा। अतः उपग्रह में लोलक की घड़ियाँ काम नहीं करेगी। गर्मियों में लोलक की लंबाई L बढ़ जाएगी तो उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा तथा घड़ी सुस्त हो जाएगी, गर्मी में सुस्त हो जाएगा। ठीक। सर्दी में L जो होता है कम हो जाने पर टी कम हो जाता है, घड़ी तेज़ी से चलने लगेगी। अब अगर चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 गुना होता है। अब आगे आपका तरंग यानी कि वेव, तरंग के बारे में जानेंगे। तरंग को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, यांत्रिक तथा अयांत्रिक। यांत्रिक तरंग वे तरंग होते हैं जो किसी पार्थिक माध्यम की ठोस द्रव गैस जो में संचारित होती है, यांत्रिक तरंग कहलाती है। यांत्रिक तरंगों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, अनुदैर्ध्य तरंग तथा अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग, जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश या समानांतर होती है, तब ऐसी तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण। ठीक। अब आगे अनुदैर्ध्य तरंग का ध्रुवण नहीं होता है। अनुप्रस्थ तरंग, जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है, तब इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। और यांत्रिक तरंग या विद्युत चुम्बकीय तरंग, वैसी तरंग जिसकी संचालन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात तरंग निर्वात में भी संचालित होती है। आगे चलते हैं। किसी कारक द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के आगे बढ़ने की क्रिया को तरंग गति कहते हैं। कंपन की कला, कहते हैं आवर्त गति में कंपन करते हुए किसी कण की किसी क्षण पर स्थिति तथा गति की दिशा को जिस राशि द्वारा निरूपित किया जाता है उसे उस क्षण पर कंपन की कला कहते हैं। अब आगे प्रमुख विद्युत चुम्बकीय तरंग। ठीक। कहते हैं गामा किरण की खोज किसने किया था? पॉल बिलॉर्ड ने। एक्स रोंटगन, परावैंगनिक रिटर, दृश्य न्यूटन, आवर्तक हर्शेल। ठीक। लघु रेडियो हेनरी हर्ट्ज, दीर्घ मार्कोनी। ठीक। आगे कहता है कि ये सब जाने कि ये कितना होता है तरंगदैर्ध्य परिसर। सिर्फ ये देखना गामा किरण का उपयोग कहाँ होता है, इसकी विदन क्षमता अधिक होती है। ठीक। इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है। फिर आगे है आपका एक्स किरण। एक्स किरण चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक। अब आगे है प्रयोग किया जाता है। आगे है आपका पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी किरण सिकाई करने में, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने में, बैक्टीरिया को नष्ट करने में किया जाता है। आगे है आपका दृश्य विकिरण। दृश्य विकिरण का उपयोग, इसमें हमें वस्तु दिखलाई पड़ती है। आगे चलते हैं। अवरक्त किरण जिसको हर्शेल किए थे, ये किरणें उसमें विकिरण है। ये जिस वस्तु पर पड़ती है उसका ताप बढ़ जाता है और इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने तथा रोगियों को सेकाई करने में किया जाता है। अब आगे आपका लघु रेडियो तरंग। इसका उपयोग रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन में उपयोग में होता है। ठीक। आगे आपका दीर्घ रेडियो तरंग। इसका उपयोग रेडियो, टेलीविज़न में ही होता है। आगे कहता है कि गामा किरण का नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। 10⁻³ मीटर से 10⁻² मीटर की तरंग सूक्ष्म तरंग कहलाती है। सिर्फ इसमें से 1-2 देखने वाला था। देखिए कहता है कि दृश्य की विकिरण का जो होता है तरंगदैर्ध्य परिसर 3.9 × 10⁻⁷ मीटर से लेकर के 7.8 × 10⁻⁷ मीटर तक होता है। अवरक्त होता है 7.8 × 10⁻⁷ से 10⁻³ मीटर तक। ठीक। आगे चलते हैं। अब आगे आपका निम्न तरंग चुंबकीय तरंग नहीं होते। कौन कौन चुंबकीय तरंग नहीं है? कैथोड किरणें, केनाल किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, ध्वनि तरंगें, परासर तरंगें, ये सभी आपका विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। आयाम, दोलन करने वाली वस्तु अपनी साम्य स्थिति की किसी भी ओर जितना अधिक से अधिक दूरी तक जाती है उस दूरी को हम दोलन का आयाम कहते हैं। तरंगदैर्ध्य,
तरंग दैर्घ्य क्या है? कहता है कि तरंग गति में समान कला में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर लैम्ब्डा से व्यक्त किया जाता है। अनुप्रस्थ तरंग में दो पास के श्रृंखला अथवा गर्तों के बीच की दूरी तथा अनुदैर्घ्य तरंगों में क्रमागत दो पिंडों या विरलों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। सभी प्रकार की तरंगों में तरंग की चाल तरंग दैर्घ्य एवं आवृत्ति के बीच निम्न संबंध होता है। तरंग चाल बराबर आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य बराबर v बराबर n लैम्ब्डा। आगे चलते हैं। ध्वनि तरंग क्या है? ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंग होती है। ध्वनि तरंग का आवृत्ति परिसर अवसरव तरंग है। कहता है कि 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे को सरव तरंग कहते हैं। इसे हमारा कान नहीं सुन सकता। इस प्रकार की तरंगों को बहुत बड़े आकार से स्रोतों से उत्पन्न किया जाता है। सरव तरंगे 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगे। ठीक, इन तरंगों को हमारा कान सुन सकता है। अब आगे आपका है पराश्रव तरंग। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली तरंगों को पराश्रव तरंग कहते हैं। मनुष्य के कान इसे नहीं सुन सकता, परंतु कुछ जानवर जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि इसे सुन सकते हैं। इन तरंगों को गाल्टन की सीटी के द्वारा जो होता है दाब विद्युत प्रभाव द्वारा विद्युत धारा क्वार्ट्ज की क्रिस्टल के कारण जो होता है, इसमें विद्युत अधिक इसमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है। क्रिस्टल के कारण कंपनों से उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों की आवृत्ति बहुत ऊंची होने के कारण जो होता है, इसमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है। साथ ही इनका तरंग दैर्घ्य छोटी होने के कारण इन्हें एक पतले किरणपुंज के रूप में बहुत दूर तक फेंका जा सकता है। आगे चलते हैं। आपका है पराश्रव तरंगों का उपयोग संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई को पता लगाने में, कीमती पहाड़ों कीमती कपड़ों, वायुयानों तथा घड़ियों के पार्ट पुर्जों को साफ करने में, कल कारखानों की चिमनियों से काली हटाने में, दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में, गठिया रोग के उपचार में, मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में। अब आगे आपका है ध्वनि की चाल। विभिन्न माध्यमों की ध्वनि की चाल जो है भिन्न भिन्न होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक, ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस में। माध्यम वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि की चाल जो है जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर पर सेकेंड। लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर पर सेकेंड। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल और तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। आगे चलते हैं। कहता है कि ध्वनि के चाल पर दाब का प्रभाव। ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात दाब घटने या बढ़ने पर ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहती है, समान रहती है। ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव। माध्यम का ताप बढ़ने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, ताप पर पड़ता है। ध्वनि की चाल 1 डिग्री से ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का प्रभाव। नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, अतः शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। अब आगे ध्वनि के लक्षण। पहले हम ये देख लेते हैं। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। आगे वायु में 332 मीटर पर सेकेंड, हाइड्रोजन में 1279, हाइड्रोजन में 332 वायु में 332, हाइड्रोजन में 1269, कार्बन डाइऑक्साइड में 260, कार्बन डाइऑक्साइड में 260, भाप में 100 डिग्री सी पर 405, अल्कोहल में 1213, जल में 1483, समुद्री जल में 1533, पारा में आपको जगह 1450, कांच में 5640, एल्युमिनियम में 6420 और लोहा में 5130। आगे चलते हैं। ध्वनि के लक्षण। ध्वनि के मुख्यतः 3 लक्षण होते हैं: प्रबलता, तारतम्य और गुणवत्ता। प्रबलता ध्वनि की अभिलक्षण है जिसके कारण कोई ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है। ध्वनि की प्रबलता स्तर व्यक्त करने का मात्रक फोन है। तारतम्य ध्वनि का वह लक्षण है जिससे ध्वनि को मोटी या पतली कहा जाता है। तारतम्य आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर तारतम्य अधिक होता है एवं ध्वनि पतली होती है। वही आवृत्ति कम होने पर तारतम्य कम होती है एवं ध्वनि मोटी होती है। गुणवत्ता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण हमें
समान प्रबलता एवं समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है। गुणवत्ता कहलाता है। ध्वनि की गुणवत्ता संनादी स्वरों की संख्या, क्रम तथा अपेक्षित तीव्रता पर निर्भर करता है। ध्वनि की तीव्रता माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड तल के लंबवत गुजरने वाली ऊर्जा के बराबर होती है। ध्वनि की तीव्रता व्यक्त करने का मात्रक बेल है। ध्वनि की निरपेक्ष तीव्रता को वाट प्रति मीटर स्क्वायर में व्यक्त किया जाता है। बेल एक बड़ा मात्रक है, अतः व्यवहार में इससे छोटा मात्रक डेसिबल का उपयोग किया जाता है, जो बेल का 1/10वां भाग होता है। ध्वनि की तीव्रता स्रोत से दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, आवृत्ति के वर्ग के अनुक्रमानुपाती तथा माध्यम के वर्ग के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक। ध्वनि की अधिकतम श्रव्य सीमा जो है 95 डेसिबल है। इससे अधिक तीव्रता की ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता। अब आगे प्रबलता। प्रबलता जो होता है ध्वनि की तीव्रता के समान, प्रबलता समानुपाती लॉग आई, यानी कि जहाँ आई ध्वनि की तीव्रता है, प्रबलता ध्वनि की तीव्रता में अंतर। ठीक। प्रबलता ध्वनि का वह अभिलक्षण है जिसके कारण ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है, और तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है, वह ऊर्जा है जिसके कारण ऊर्जा का परिणाम है जो ध्वनि संचरण की दिशा के लंबवत खींचे गए इकाई क्षेत्र के प्रति सेकंड गुजरती है। आगे आपका प्रबलता चेतना संबंधी है, और ध्वनि मतलब तीव्रता जो है आपका प्रबलता चेतना संबंधी है। ध्वनि की तीव्रता वस्तुनिष्ठ है। प्रबलता को मापा नहीं जा सकता, जबकि तीव्रता को मापा जा सकता है। प्रबलता सुनने वाले कान की सुग्रता पर निर्भर करती है, और जो होता है ध्वनि की तीव्रता सुनने वाले के कान की सुग्रता पर निर्भर नहीं करता। आगे चलते हैं। आगे है आपका ध्वनि स्रोत से दूर किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता समान होती है। दूसरी ओर प्रबलता उस बिंदु पर अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है, क्योंकि प्रबलता व्यक्ति की कान की सुग्रता पर निर्भर करता है। प्रतिध्वनि। जब ध्वनि तरंग दूर स्थित किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकरा कर परिवर्तित होती है तो इस परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम 17 मीटर या 16.6 मीटर दूरी होनी चाहिए। अब आगे कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। ध्वनि के अपवर्तनांक के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक सुनाई पड़ती है। अनुनाद। जब किसी वस्तु के कंपन की स्वाभाविक आवृत्ति किसी चालक बल के कंपन की आवृत्ति के बराबर होती है तो वह वस्तु बहुत अधिक आयामों से कंपन करने लगती है। इस घटना को अनुनाद कहते हैं। ध्वनि की व्यतिकरण। जब समान आवृत्ति या आयाम की दो ध्वनि तरंगें एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। इस घटना को ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। यदि दोनों तरंगों उस बिंदु पर एक ही कला में पहुंचती है तो वह ध्वनि की तीव्रता अधिकतम होती है, जिसे हम समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। यदि ध्वनि तरंग विपरीत कला में पहुंचती है तो वहाँ तीव्रता न्यूनतम होती है, इसे हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। ध्वनि का वितरण। ध्वनि का तरंग दैर्घ्य 1 मीटर की कोटि